इस समय जो है देश में जो है कोरोना वायरस का महामारी फैली हुई है, इसलिए जो है लॉकडाउन की व्यवस्था है। इसलिए विद्यालय से जो है ऑनलाइन क्लास जो है शुरू किया गया है। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 रसायन विज्ञान में रसायन पहला अध्याय रसायन की मूल अवधारणा। सबसे पहले देखेंगे कि हम रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। रसायन विज्ञान जो है किसे कहते हैं, तो जैसा कि आप जानते हैं पहले से ही कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें तत्वों के गुणधर्म, संगठन तथा होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसमें तत्वों के संगठन और अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तन को रसायन विज्ञान कहते हैं। जैसा जानते हैं आप, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें तत्वों के संगठन और अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम जो है रसायन विज्ञान कहते हैं। अब रसायन विज्ञान जो है मेन रूप से जो है इसके कई ब्रांच होते हैं, कई शाखाएं होती है, लेकिन मुख्य रूप से जो है हमें 3 शाखाओं के बारे में पढ़ना है। पहला अकार्बनिक रसायन, दूसरा कार्बनिक रसायन और तीसरा है भौतिक रसायन। तीन होता है। तो अकार्बनिक रसायन क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें तत्वों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे जो है हम अकार्बनिक रसायन कहते हैं। कार्बनिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करते हैं, उसे हम कार्बनिक रसायन कहते हैं। भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तन के नियम और सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, उसे हम भौतिक रसायन कहते हैं। तो ये जो है रसायन विज्ञान के मेन रूप से 3 ब्रांच हैं। पहला अकार्बनिक, मतलब रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें तत्वों तथा उसके यौगिकों का अध्ययन करते हैं, उसे हम अकार्बनिक कहते हैं। कार्बनिक में कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। और भौतिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के होने वाले परिवर्तन के नियम और जो है सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम जो है भौतिक रसायन कहते हैं। अब हम बच्चों ध्यान देंगे कि पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ को जो है 2 भागों में बांटा गया है। पदार्थ का वर्गीकरण इसको जो है 2 भागों में बांटा गया है। समांगी पदार्थ और दूसरा है विषमांगी पदार्थ। समांगी पदार्थ क्या होते हैं और विषमांगी पदार्थ? समांगी पदार्थ जो होते हैं, ये पदार्थ होते हैं जिनके गुणधर्म और संगठन जो है समान होते हैं, उसे हम समांगी पदार्थ कहते हैं। जैसे चीनी और जल का विलयन। विषमांगी में
वे पदार्थ जिनके गुणधर्म और संगठन समान नहीं होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विषमांगी कहते हैं। जैसे रेत और जल का मिश्रण या विलयन, ये जो है विषमांगी है। समांगी मतलब समांगी माने समान गुणधर्म वाले, और विषमांगी का मतलब जो है अलग अलग गुणधर्म वाले पदार्थ को ही हम क्या कहते हैं, समांगी और विषमांगी कहते हैं। इस समांगी को जो है, समांगी पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। पहला है विलयन और दूसरा है शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ। अब इस शुद्ध पदार्थ को जो है दो भागों में बांटा गया है। पहला है तत्व और दूसरा है यौगिक। तो ध्यान देंगे, समांगी पदार्थ में विलयन, विलयन क्या है? विलयन जो होता है दो या दो से अधिक, विलयन जो है दो या दो से अधिक पदार्थों का जो है समांगी मिश्रण होता है, जिसमें विलय की मात्रा जो होती है कम होती है और विलायक की मात्रा जो होती है वह अधिक होती है। तो ध्यान देंगे कि विलयन क्या है। तो विलयन जो होता है दो या दो से अधिक पदार्थों का जो है समांगी मिश्रण होता है। जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम विलेय कहते हैं, और जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे हम विलायक कहते हैं। तो विलयन बराबर हो जाएगा विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक। और शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ जो जिनका अनुपात और संगठन जो है दोनों निश्चित होता है उसे हम क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ कहते हैं। मतलब कि ऐसे पदार्थ जिसका संगठन निश्चित और स्थिर होता है, निश्चित और स्थिर होता है, उसे हम जो है शुद्ध पदार्थ कहते हैं। अब इसमें जो है शुद्ध पदार्थ को जो है दो भागों में बांटा गया है, पहला तत्व और दूसरा यौगिक। तो तत्व क्या है? तत्व वे पदार्थ होते हैं जो एक ही पदार्थ से मिलकर बने होते हैं। एक ही पदार्थ से मिलकर बने होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन, कार्बन, फ्लोरीन, ये सब जो है जितने भी हैं जो एक ही पदार्थ से मिलकर बने होते हैं उसे हम तत्व कहते हैं। और जो दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बने होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एक निश्चित अनुपात में जो ऐसे तत्व, ऐसे दो या दो से अधिक तत्व जो एक निश्चित अनुपात में मिलकर बने होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। जैसे NaCl, इसमें सोडियम एक एलिमेंट है और दूसरा क्लोरीन एक एलिमेंट है। ये क्या हो गया? यौगिक। NaCl, K2SO4, ये सब जो है यौगिक है। यौगिक जब भी बनेंगे वे जो है दो या दो से अधिक जो है पदार्थों से के एक निश्चित अनुपात में ही मिलके बने होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। अब इसके बाद हम ध्यान देंगे रासायनिक सहयोग के नियम। जैसे कि कक्षा 9 में भी जो है पढ़ चुके हैं, बेसिक कंसेप्ट है जो है पहले का ही सब बताया जाएगा इस चैप्टर में। रासायनिक सहयोग के नियम। रासायनिक सहयोग के जो है मुख्यतः जो है 3 नियम होते हैं। पहला है जैसे आप जानते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, तीसरा है गुणित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम।
अब ये ध्यान देंगे कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये होता है कि जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक का द्रव्यमान जो होता है वह रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनने वाले उत्पाद के द्रव्यमान के जो है बराबर होता है। तो ऐसे नियम को हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। जैसे मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक का जो कुल द्रव्यमान होता है रासायनिक अभिक्रिया में बाद में बनने वाले उत्पाद के द्रव्यमान के जो है बराबर होता है। तो ऐसे नियम को हम जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। जैसे NaCl प्लस H2SO4 ये बनेगा Na2SO4 प्लस 2HCl। ये समीकरण है, ये अभिकारक है और ये आपका अभिक्रिया के बाद क्या बन गया, उत्पाद। तो अभी हम ध्यान देंगे कि इसका मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक का जो है कुल द्रव्यमान रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनने वाले उत्पाद के कुल द्रव्यमान के जो है बराबर होता है। तो ऐसे जो है नियम को हम जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। अब इन दोनों का जो द्रव्यमान होगा, अभिकारक का द्रव्यमान जो होगा ये उत्पाद के द्रव्यमान के क्या होगा, बराबर होगा। तो यही इसी नियम को हम कहेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो यहाँ पर 2NaCl है, सोडियम का जो है परमाणु भार 23 और क्लोरीन का 35.5। दूसरा हाइड्रोजन 2 है प्लस सल्फर का 32, 4 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन का जो है परमाणु भार जो है 16 होता है, तो 4 का 64 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 58.5 10 117 प्लस 2 प्लस 32 प्लस 64 ये हो जाएगा आपका 98। इन दोनों का जो द्रव्यमान होगा वह उत्पाद के द्रव्यमान के क्या होगा, बराबर होगा 15। इसका अभिकारक का कुल द्रव्यमान जो होता है वह कितना हो गया, 215 ग्राम। और जो अभिक्रिया जो हुआ है अभिकारक का द्रव्यमान मतलब 215 ग्राम है, तो जो इससे उत्पाद भी बनेंगे उसका भी द्रव्यमान जो है कितना होना चाहिए, 215 ग्राम। तब ये किस नियम का पालन करेगा, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का। तब इसका देख लेते हैं, 23 × 2 प्लस 32 × 16 × 4 ये हो जाएगा 46 प्लस 32 प्लस 64 12 1 हो गया 10 142 ग्राम प्लस जो है इसका जो हो जाएगा एक HCl का जो है अणु भार होता है 35.5, तो 2 1 प्लस 35.5 बराबर 142 प्लस हो जाएगा आपका 36.5 142 प्लस 12 1 13 73 बराबर 5 215 ग्राम। मतलब अभिकारक का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के जो है बराबर होता है। तो ऐसे नियम को हम जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। मतलब कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक का जो है द्रव्यमान जो है रासायनिक अभिक्रिया के बाद में बनने वाले उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर हो, तो ऐसे नियम को हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। तो इसके बराबर हम लिख भी सकते हैं कि अभिक्रिया के पूर्व अभिकारक का द्रव्यमान बराबर अभिक्रिया के बाद
अभिक्रिया के बाद बनने वाले उत्पाद का द्रव्यमान जो है ये क्या होता है, ये बराबर होता है। यही जो है हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार जैसा बताया गया है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक का जो है पूर्ण द्रव्यमान अभिक्रिया के बाद बनने वाले जो है उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो इस नियम को हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है, ध्यान देंगे इसमें। स्थिर अनुपात का मतलब ये होता है कि किसी भी मतलब स्थिर अनुपात के नियम में ये बताया गया है कि किसी भी यौगिक को एक विधि से बनाएं, किसी भी यौगिक को जो है एक विधि से बनाया जाए, एक विधि से बनाया जाए या एक से अधिक विधि से बनाया जाए, लेकिन जो उससे यौगिक बनता है उसका द्रव्यमान जो होता है क्या होता है, निश्चित होता है। मतलब जब किसी भी यौगिक को एक विधि से बनाए या एक से अधिक विधि से बनाए, लेकिन फिर भी उसके यौगिक का जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। जैसे C+O2 CO2 इसका जो है द्रव्यमान या अनुपात 1:2 है। धारा अनुपात देखेंगे तो ये हो जाएगा 12:32, तो ये हो जाएगा 3:8। इसको हम धारा अनुपात बोलेंगे, धारा अनुपात। और दूसरा है इसी यौगिक को CO2 को बनाया जाए दूसरी विधि से, तो किसी भी यौगिक को एक विधि से बनाया जाए या एक से अधिक विधि से बनाया जाए, लेकिन जो यौगिक बनता है उसका भारानुपात जो होता है वो निश्चित होता है। दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको अधिक गर्म करते हैं तो इसमें भी जो है CO2 बनता है, इसमें भी CO2 बन रहा है, लेकिन इसका भी द्रव्यमान भारानुपात कितना होगा, 3:8। तीसरी विधि से हम बनाएं, जैसे सोडियम कार्बोनेट को HCl के साथ जब गर्म करके बनाते हैं तब भी ये बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2। इसमें फिर CO2 बना, इसमें भी इसका अनुपात 3:2, भारानुपात 8 है या 1:2, तत्व अनुपात 1:2 और भारानुपात जो है 3:8 होता है। तो इस नियम में ये बताया गया स्थिर अनुपात के नियम में कि यदि किसी यौगिक को एक विधि से बनाया जाए या एक से अधिक विधि से बनाया जाए, लेकिन जो यौगिक बनता है उसका भारानुपात जो है या तत्व का अनुपात जो होता है वह निश्चित होता है। जैसे CO2 C+O2 CO2 1:2 ये तत्व अनुपात है और 12:32 = 3:8 जो है उसका भारानुपात है। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तब भी CO2 बनेगा, इसमें भी भारानुपात वही है, 3:8। सोडियम कार्बोनेट को यदि HCl के साथ गर्म करते हैं तब भी इसका भारानुपात जो होता है 3:8 आता है। तो इस नियम को हम क्या बोलेंगे, स्थिर अनुपात का नियम। तीसरा है गुणित अनुपात। गुणित अनुपात का नियम में क्या होता है, इसमें ध्यान देने की बात है कि गुणित अनुपात का नियम में बताया गया है कि जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब दो तत्व आपस में मिलकर, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में दो तत्व आपस में मिलकर दो या दो से अधिक जो है यौगिक बनाते हैं, लेकिन पहले तत्व का जो भारानुपात होता है वह दूसरे तत्व के भारानुपात में, उसके भार अनुपात में गुणित पूर्णांक होता है या लघु पूर्णांक के रूप में प्राप्त होता है। जैसे उदाहरण के रूप में C और O है, ये दो तत्व हैं C और O, तो पहले मिल गए ये C और O, फिर ये क्या किया, दूसरा बना लिया CO2। मतलब कि इस नियम के अनुसार बताया गया है कि यदि दो या दो से अधिक तत्व आपस में अभिक्रिया करते हैं तो दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, जैसे CO3 भी बन जाएगा। दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, जब दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो जो पहले तत्व का जो भारानुपात होता है
जो दूसरे तत्व से जब वो मिलता है तो उसके बीच में क्या होता है, लघु पूर्णांक होता है। जैसे यहाँ पर सब में कार्बन है तो ये पहला तत्व है, इसका भार निश्चित है, लेकिन इन सब का भार जो है क्या है, परिवर्तित होता है। तो इसी नियम को हम बोलेंगे गुणित अनुपात का नियम। मतलब इसका परिभाषा है, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार जब दो या दो से अधिक तत्व, दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलकर दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, लेकिन पहले तत्व का भार निश्चित होता है, लेकिन होता है जब वह किसी दूसरे तत्व से मिलता है तो उनके बीच लघु पूर्णांक होता है। जैसे C और CO2, जैसे NO2, ये जो है इनके उदाहरण हैं। ये जो है इनके गुणित अनुपात के नियम के उदाहरण है कि जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलकर दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, लेकिन पहले तत्व का अनुपात निश्चित, जैसे इसमें पहले तत्व का अनुपात निश्चित होता है, लेकिन वह किसी दूसरे तत्व से जब मिलता है तो उनके बीच क्या होता है, लघु पूर्णांक होता है। तो इस नियम को हम जो है गुणित अनुपात का नियम कहते हैं। अब ये रासायनिक सहयोग के 3 नियम थे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा स्थिर अनुपात का नियम, तीसरा गुणित अनुपात का नियम। तो हम तीनों नियमों को जो है अच्छी तरह से समझ लिए कि इसमें क्या होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक का द्रव्यमान जो होगा वह अभिक्रिया के बाद बनने वाले उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होगा। जैसे कि उदाहरण हम लिए थे स्थिर अनुपात का नियम, इसमें बताया गया कि किसी भी यौगिक को एक विधि से बनाइए, चाहे एक से जो है अधिक विधि से बनाइए, लेकिन उसमें जो है तत्वों का अनुपात जो है क्या होता है, निश्चित होता है। जैसे हमने लिया था CO2 को बनाए थे जो है 3 विधि से C+O2CO2। दूसरा बताए थे जो है कैल्शियम कार्बोनेट को जो है जब गर्म करते हैं हम तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। और तीसरा जो है हम बताए थे सोडियम कार्बोनेट को HCl के साथ गर्म करने पर भी कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, लेकिन CO2 का अनुपात तीनों यौगिक में क्या है, निश्चित होता है। गुणित अनुपात का नियम ये भी बताए हैं। अब इसके बाद आगे हम देखेंगे अणु और परमाणु। अणु और परमाणु के बारे में ध्यान देंगे। अणु और परमाणु मोल्स यही सब है इससे आगे। तो सबसे पहले जैसे बेसिक सम में आप जानते हैं अणु और परमाणु, तो सबसे पहले परमाणु को आप जानते हैं कि परमाणु जो है किसी भी तत्व का वह जो है सूक्ष्मतम कण होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित होते हुए भाग लेता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, ये सब क्या है, परमाणु है। मतलब इन परमाणु की ये विशेषता होती है कि ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जाते हैं, अभिक्रिया में भाग लेंगे, लेकिन इनका विघटन जो है नहीं होता है। और अणु क्या होते हैं, यह भी एक जो है सूक्ष्मतम कण होता है, लेकिन ये रासायनिक अभिक्रिया में जो है आसानी से ये भी जो है एक सूक्ष्मतम कण होता है, लेकिन ये रासायनिक अभिक्रिया में जो है आसानी से
भाग लेता है, लेकिन एक पदार्थ के सभी गुण इसमें उपस्थित होते हैं। जो एक मैटर का जो गुण होना चाहिए इसमें जो है सभी गुण जो है उपस्थित होते हैं। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक जो है परमाणु आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, अणु बनता है। जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं जैसे H2, O2, CO2, N2O, N2 के बाद Cl2। मतलब कम से कम कितने होने चाहिए, 2। यदि एकल सिंगल अवस्था में होता है तो उसको हम जो है परमाणु बोलते हैं, और जो है जब वही 2 के रूप में हो जाएगा तो हम उसको क्या बोलते हैं, अणु बोलते हैं। थोड़ा सा इसमें अणु और परमाणु में एक अंतर और देख लेंगे। इसके लिखने का ढंग जो होता है वह अलग होता है, थोड़ा ध्यान देंगे। 2H और H2, ठीक है, 2H है और ये H2 है, तो ये ध्यान देंगे कि ये 2H का मतलब ये नहीं समझ लेंगे कि ये दोनों जो है रासायनिक क्रिया में कंबाइंड हो गए। ये दोनों कंबाइंड नहीं है, ये दोनों जो है फ्री अवस्था में, जब से एक दूसरे से कंबाइंड नहीं होंगे तब तक यह जो है अणु का निर्माण। तो यह किसके रूप में है, स्वतंत्र रूप में है, इसको हम जो है परमाणु बोलेंगे। और यदि ये दोनों जो है आपस में इस तरह से मिल गए तो इनको हम क्या बोलेंगे, अणु बोलेंगे। तो इस तरह से जब लिखा जाएगा तो मतलब ये कंबाइंड आपस में नहीं है, ये इस तरह से है, मतलब ये दोनों आपस में जो है जुड़े हुए नहीं है। तो ये परमाणु के रूप में हो गया और ये जो है आपका अणु के रूप में हो गए। अब इसी के आधार पर हम अणु भार निकालेंगे कि अणु भार कैसे निकालते हैं। तो अणु भार जैसे आप पिछली कक्षाओं में जो है पढ़ चुके हैं कि अणु भार जो है कैसे निकाला जाता है। ध्यान देंगे यहाँ पर कुछ है ऐसे। अणु भार जो होता है निकालने के लिए यौगिकों का अणु भार ज्ञान करना। यहाँ पर है कुछ दिया हुआ है, जैसे उदाहरण के तौर पर हम दे देते हैं CaOCl2, ठीक है, CaCl2। यहाँ पर CaCl2 में निकालना आपका है तो Ca का आपका दिया है 40, O का दिया है जो है 16 और Cl का दिया है 35.5। तो इनका जो है कंबाइन कर देते हैं। यहाँ पर देख लेंगे ये 40 हो गया, ये 16 और यहाँ 2 है Cl, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 35.5, ये हो गया 40 + 16 प्लस जो है आपका 71, ये जोड़ देंगे आपका तो ये 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8 4 12 127। इसी तरह से जो है अन्य जो है यौगिकों का अणु भार निकाला जाता है। जैसे आप जो है इसको जो है निकालने का प्रयास करेंगे K2SO4 Al2SO4 का 23 24H2O या FeSO4 7H2O, इन सब का जो है आप अणु भार जो है निकालने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर K दिया है 39, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16, एल्युमिनियम 27, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16, ये दिया है आपका यहाँ इतना। इसमें आयरन का 56, सल्फर का जो है 32, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। ये आप जो है इसका निकालने, इसी तरह निकालने का जो है प्रयास करेंगे। अणु भार सीखेंगे कैसे निकाला जाता है। अब इसके बाद जो है अगली क्लास जो है, इसके बाद जो है अब अगली क्लास में जो है इसके आगे जो है आपको बताया जाएगा।